चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कौन भाग लेता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन को अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, मतलब जो उत्सर्जन वाष्प के रूप में करे तो किस भाग में होता है। जड़ में नहीं, तना में नहीं, फूल में नहीं, पत्ता। यानी किसमें आंसर होगा? सी इसका करेक्ट आंसर। अब इसके आगे, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो 18 से 38 मिलीग्राम के आसपास होता है। आप इसमें 18 से 38 के बीच में जो आंसर रहे आप उसमें मार देंगे। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो ताप के रूप में मात्र 20% ऊर्जा निष्कासित होता है श्वसन क्रिया के दौरान। मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। देखिए, मनुष्य में ब्रीक जिस तंत्र का भाग है उस तंत्र का नाम है उत्सर्जी तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन हो जाएगा इसमें। उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ब्रीक को हम लोग किडनी बोलते हैं। ब्रीक को हम लोग किडनी बोलते हैं। क्लास में आप लोग को बता दिया गया है तो सारे स्ट्रक्चर को दिखा करके और समझा दिया गया है कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, किस तरीके से उसका फंक्शन से वो काम कैसे करता है। पौधों में के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधे के वायवीय भागों से जल को बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी पौधों में जो जल उपस्थित है उस जल का वाष्प के रूप में बदल करके बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी पेड़ पौधा जितना पानी वो अवशोषित करता है उसमें से मात्र 10% का वो यूज करता है और 90% पानी को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको श्वसन कहते हैं। आगे देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन क्रिया सब जीव के लिए अनिवार्य। श्वसन की क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। लाल रक्त कण में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है? आयरन। उसको हम लोग शॉर्ट में एफी बोलते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मानव हृदय में 4 बेसन पाए जाते हैं। तो अलिंद, तो का नाम क्या है? अलिंद। और 2 का नाम क्या है? नीलय। नीलय नीचे रहता है, अलिंद कहाँ? ऊपर। ये 2 पोर्शन में बटा है, एगो दायां और एगो कौन सा? बायां। एक को बोलते हैं दायां अलिंद और दूसरा जो है हमारा वो बायां अलिंद। नीलय में भी वही कहानी, एक दायां नीलय और दूसरा हमारा कौन सा? बायां नीलय। क्लास में आपको A to Z बात बता दिया गया है। तो मनुष्य के हृदय में कितने बेसन पाए जाते हैं? तो 4 बेसन पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो आप क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया है। देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वो भोजन का निर्माण करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली से कुछ ही पार्ट्स पार होते हैं और कुछ पार नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य। पारगम्य मतलब पार होने वाला। ये कंप्लीटली सबके लिए एकदम आउटगोइंग इनकमिंग सब फ्री है। अपारगम्य मतलब इसमें पार्टिकल्स पार नहीं होंगे। अर्ध पारगम्य मतलब कुछ पार होगा और कुछ पार नहीं होगा।
आगे बोला दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया होती है। दही के जमने में की प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया होती है। आगे बोला कि जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में आवश्यक है? तो ये आवश्यक प्रक्रिया के बारे में बताने ऑप्शन देख लेते हैं। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये तो चाहिए ही, अगर नहीं निरंतर ऊर्जा दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, हाँ एकदम जरूरी है। इनमें से सभी, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। ध्यान से सुनना, मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। इसमें एक वोमेन संपुट रहता है प्रेजेंट। मत्स्य के मुख्य श्वसन अंग कौन है? गिल्स। मछलियां देखते हैं कि जल में ही वो सांस ले पाती है। एक बात ध्यान से सुन, फेफड़ा एक ऐसा डिवाइस है जो वायुमंडल के ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का काम करता है, और गिल्स एक ऐसा डिवाइस है जो जल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को ऐसा लगता है कि वो पानी H2O को अलग अलग डिकम्पोज करता होगा H2 और O2 में, ऐसा नहीं है। वाटर पार्टिकल H2O के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का काम किसका है? गिल्स का, जो उपस्थित रहती है मछलियों में। फेफड़ा वायुमंडल से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और गिल्स पानी से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। अब सोचो, मछली का बात किया, मत्स्य मतलब मछली, तो वो तो आप हम लोग नोटिस किए हैं कि वो सिर्फ पानी में जिंदा रहता है, लेकिन उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो मर जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर गिल्स हो जाएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो विसरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया का? विसरण प्रक्रिया का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल बाबू हरियर होता है। कैसा कलर का? हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक मृत जीवी है। कैसा है? मृत जीवी। ये मरे या सड़े गले पदार्थों का को पोषण के रूप में ग्रहण करने का काम। शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा, ये थोड़ा लिखा हुआ गलती है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो एक बात सुनना, जब तक बाबू भोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक आपका भोजन नहीं। भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो अगर कोई भोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, हम कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और इसी ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन। तो इसमें उपचयन, एनसीईआरटी उपचयन अपचयन लिखता है, और बाकी सब बुक में आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ये भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और इसमें जगह उपचयन। आगे देखिए, रक्त क्या है? आप जब क्लास में पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको एक बात पढ़ाया गया कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? यह तरल संयोजी उत्तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक। आगे देख, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग अब आप ही बताइए। तो इसमें ब्रीक उत्सर्जी अंग। कौन सा? ब्रीक। ब्रीक को हम लोग किडनी बोलते हैं। ब्रीक को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बदलता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में। इसमें अवायवीय श्वसन में। मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लेने को श्वासोच्छ्वास और छोड़ने को उच्छ्वास, और दोनों को मिला के कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो ये आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। को क्लास में बताया भी गया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो अगर आपके रक्त में, अभी आपको बताए हैं कि आरबीसी में आयरन उपस्थित रहता है,
अगर उसकी कमी हो गई तो उसकी कमी से सामान्य रूप से होने वाला रोग है एनीमिया। ये 12th क्लास के सिलेबस में भी है और ये 10th क्लास के भी सिलेबस में। पादय नहीं है, पादप। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। एक बात सोचो, देखो पादप में दो प्रकार के संवहन बंडल कौन सी हैं? संवहन बंडल या संवहन उत्तक बोल सकते हैं। ये दो प्रकार, एक है फ्लोएम, एक का नाम है फ्लोएम और दूसरे का नाम है जाइलम। एक बात सुन, जाइलम जाइलम और जल एक जैसा लग रहा है। जाइलम जल को ट्रैवल कराने का काम कराए, अब फ्लोएम फल को यानी खाद्य पदार्थ को ट्रैवल कराएगा। तो सोचो जल का वहन किसके द्वारा होगा? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और भोजन का वहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपसे यही सवाल पूछा था कि फ्लोएम पादप में जो सॉरी जाइलम जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है। तो देखो जो पूछे तुम बना लोगे। अगर बोला जाइलम तो जल का वहन, अगर पूछा फ्लोएम तो भोजन का वहन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उत्पाद किसमें पाया जाता है? ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं। अमीबा का नाम सुने होंगे। अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए कुटपाद का निर्माण करता है और कुटपाद के बनने और बिगड़ने के चलते ही इसकी आकार निश्चित नहीं होती है। अमीबा का आकार आप लोग सुने होंगे निश्चित नहीं होता है। इसका रीजन है इसमें कुटपाद का निर्माण होता है। तो आपको बोला कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए एक ही साधन है फिलहाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी कभी कुछ वैसे बच्चे से मिलते हैं जिसमें लोग बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं कि सर पेड़ पौधे तो श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपको बोला कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के वजह से। इसी से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? अब हमको क्या पता है? 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आप ही सोचो, इसमें से पत्ता प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है। हरित लवक उसका अंग, उसके अंदर का पार्ट्स है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी पढ़े हैं। ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। स्वपोषण, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, सब। ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो किसमें होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। किसमें होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, जिसको पावर हाउस ऑफ क्या बोलते हैं? सेल। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती? अमाशय में। एक स्वस्थ मनुष्य के अमाशय के जठर ग्रंथि से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। इस जठर ग्रंथि से स्राव क्या होता है? जठर रस। क्या स्राव होता है? जठर रस का। प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्रावित होते हैं? तो 3 लीटर। कितना लीटर स्रावित होते हैं? 3 लीटर स्रावित होते हैं। कितना लीटर? 3 लीटर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखो आदमी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में मतलब इसमें जो ब्लड ट्रैवल करेगा वो एक पाइप के अंदर ट्रैवल करेगा। लेकिन कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र, उसमें नस वस नहीं होता है ब्लड को ट्रैवल कराने के। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स। क्या बोलते हैं उसको? लैटेक्स। कभी आप लोग गांव में गए होंगे
या पपीता को देखे होंगे तो उसमें जैसे ही नाखून गड़ाते हैं या उसके पत्तों को तोड़ते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का दूध जैसा निकलता है। बोला पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया जो उत्सर्जी पदार्थ है, उस उत्सर्जी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लैटेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में प्रवेश कहां से करता है? तो यूरिया जहां बनेगा वहीं से प्रवेश करेगा। यूरिया रक्त में प्रवेश करेगा किडनी से। कहां से प्रवेश करता है? हालांकि वहां से सेपरेट होता है, सॉरी, वहां से सेपरेट होता है और ये प्रवेश करता है यकृत से। कहां से प्रवेश करता है? यकृत से प्रवेश। प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना जरूरी, तो प्रकाश का होना जरूरी है तो होगा कहीं ना, दिन में होगा। प्रकाश रहेगा कब? दिन में रहे। पादप में फ्लोएम संवहन होता है। ध्यान से देखो, सेम आ गया ना सवाल। पहले था जाइलम, तो जाइलम ट्रेवल कराया जल को, तब फ्लोएम ट्रेवल कराया भोजन को। फ्लोएम ट्रेवल कराया किसको? भोजन को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल। किससे? जल। रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते? अंगक क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं हरित लवक को। किसको बोलते हैं? हरित। एक बात सोचो कि हरित लवक का क्लोरोफिल तो सेम है जी, ये सेम ही है, क्लोरोफिल को बोलते हैं। ब्रीक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रीक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट इसी के भीतर का पार्ट है, यह इसी का हिस्सा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसको और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? लीवर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं। स्वपोषी पोषण के लिए देखो, पोषण में वो सांस लेने का मामला नहीं आएगा। यह पोषण में सांस लेने का मामला नहीं आएगा, वो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रोसीजर है। तो इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्वपोषी पोषण। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो भोजन रसधानी। ये सब तो आप लोग को याद होगा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? तो भोजन रस अंतर्ग्रहण बोला है, तो अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? तो कुटपाद में, सॉरी, अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? तो कुटपाद में। और ऑब्जर्व कहाँ होता है? तो भोजन पाचन। अगर पूछे, ध्यान से सुनिए, अगर बोलेगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होगा? तो भोजन रसधानी में। और अगर अंतर्ग्रहण कहाँ होगा? तो बोलेगा कुटपाद से। कहाँ होगा? कुटपाद में। पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.4 किलो जूल पर मोल। यह याद आपको करना होगा। ये एडीपी के फॉर्म, एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक होता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फास्फेट के 3 पार्टिकल्स होते हैं और डाइफॉस्फेट में फास्फेट के 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। तो ये बिंबाणु। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि, अच्छा, ग्रंथि को नहीं है, ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो स्राव को आंतरस बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों होगा, डी आंसर इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। जठर रस किससे निकलता है? तो जठर ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? जठर ग्रंथि से। ये जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में।
जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। क्लियर हो गया? अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस का नाम है जठर रस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अमाशय के जठर ग्रंथि से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस स्राव होते हैं। छोटी आंत के में भीतर जो ग्रंथियां हैं उससे जो स्रावित होने वाला लिक्विड है उसको हम लोग कहते हैं आंत्रस या सक्कस एंटेरिकस। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। ऐसा पढ़ने के लिए दिया हुआ है, सबका ऐसा जरूरी नहीं कि होता ही है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2। मछली के हृदय में कोष्ठकी की संख्या कितनी है? 2। और यही रहता है मनुष्य के हृदय में, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 और मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी स्तर पर। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर। कोई दिक्कत? स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये तो आप ही लोग बता। अमाशय को 3 भाग में बांट दिया गया है, पाइलोरिक भाग, कार्डियक भाग, फुंडिक भाग, है ना जी। तो अभी बोला कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो कार्डियक भाग। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक भाग बोलते हैं। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। मुख्य गुहा मुंह को बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सांस तो लेवे करेगा, स्थानांतरण भी कराएगा, प्रकाश संश्लेषण। देखो एक बात सुनो, ये प्रकाश संश्लेषण अगर ये देता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहां छोड़ दीजिए। ये सजीव के मुख्य लक्षण में नहीं आ सकता है, ऐसे अगर सोचेंगे तो। अब बोलो कैसे? क्या आप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है? नहीं है। तो जब आप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रकाश? एक बात सुनिए, ये डाउटफुल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप इसमें इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? तो हो जाएगा श्वसन। जो सांस लेगा वो सजीव है, जो सांस लेगा वो सजीव है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली जैसी रचना बनती है जिसको सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कम। तो बोलते हैं हम सिक्कम। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस किस रस की भूमिका से होती है? तो पीत रस। छोटी आंत में भोजन का पाचन किससे होती है? पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, सबसे टोटल के मिलने के बाद पाचन कंप्लीट होता है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनमें सभी हो। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। दांत अस्थि क्षय के क्या कारण है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, दांत की सफाई ना करना। ये डी आंसर होगा इनमें से सभी। डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा को क्या कहते कवच को क्या कहते हैं? इनामेल। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा है तो पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलेंगे। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस के द्वारा होता है? तो देखो, पैरामीशियम में सीलिया रहता है, वो सीलिया चल करके पकड़ पकड़ के लाता है और अंतर्ग्रहण करता है कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा। और अमीबा में कुटपाद के द्वारा। अमीबा में किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। चला के लाता कौन है? सीलिया, लेकिन ढुकता कहां से है? कोशिका मुख से। तो आपसे पूछा पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण कहां से होता है? तो कोशिका मुख से। प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई हो जाएगा क्लोरोफिल। कौन हो जाएगा? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे मेन रूप से पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की कौन सी विधि है? तो जैसा अमीबा वैसा पैरामीशियम, वो प्राणी सम पोषण। तो ये आंसर हो जाएगा प्राणी सम
पोषण। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो सेम चीज है। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं? तो हरित लवक को। किसको कहते हैं? हरित लवक को। अंग कहते हैं किसको? तो पत्ता को। अंग कहेंगे किसको? पत्ता को। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि का कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन सी कोशिका करती है? तो ये तो तुम ही लोग कर सकते हो। देखो तो, एगो म्यूकस, एगो भीतीय कोशिका, भीतीय अम्लजन कोशिका इसको बोलते, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्पाद के द्वारा। किसके द्वारा? निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ती है? निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। कंठ द्वार के द्वारा जुड़ता है श्वास नली। कौन सी नली? श्वास। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाटा में कोशिकीय बैक्टीरिया, सब। इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है किसका? ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि के लिए करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।